सपनों की, सूखी आंखों में सपनों की एक क्रांति चुपचाप सुलगती थी। सूखी आंखों में क्रांति की सूखी आंखों में सपनों की एक क्रांति चुपचाप सुलगती थी। प्यासा था जल से ज्यादा सम्मान की एक बूंद को, कलम बनी फिर उसकी शक्ति, शब्द बने उसके हथियार, संविधान की रचना कर डाली, दे डाले सबको अधिकार। इसके पश्चात मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सनी कुमार, जो एक भाषण प्रस्तुत करेंगे। आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आज इस शुभ पावन अवसर पर बाबा साहब के आदर्शों को नमन करते हुए इस मंच को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं प्रेरणा स्रोत गुरुजन और मेरे ऊर्जावान साथियों के समक्ष मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं उस महान व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक सोच और विचारधारा है, जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण व्यक्तित्व के रूप में बदल देती है। जरा सोचिए उस समय के हालात को, जब उन्हें पानी छूने तक का अधिकार नहीं था, स्कूल में बैठने का स्थान नहीं मिलता था और हर कदम पर उन्हें अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वहीं से उनके जीवन में संघर्ष और सफलता की शुरुआत हुई, क्योंकि उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा, रुकना नहीं सीखा और झुकना भी नहीं सीखा। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर उन्होंने यह साबित कर दिया, अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कभी भी बड़े नहीं होते, बल्कि वही हालात इंसान को महान बना देते हैं। वह महान व्यक्ति आगे चलकर भारत का संविधान निर्माता बना। उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उनके महान योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी कलम चली तो हालात बदल गए। उन्होंने संविधान का निर्माण किया तो देश की दिशा बदल गई। आज हम जो अधिकार और समानता की बात करते हैं, वह यूं ही नहीं मिले, वह उनके संघर्ष, धैर्य और विश्वास का अटूट परिणाम है। लेकिन आज सवाल हम सभी से है कि क्या हम उनके विचार पर चल रहे हैं या उनका सिर्फ नाम ले रहे हैं। नाम लेना सरल है, पर उनके मार्ग पर चलना उतना ही कठिन है। जो व्यक्ति वह इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है। उन्होंने हमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। शिक्षित बनो ताकि आपको कोई कमजोर बना न सके। संगठित रहो ताकि आपकी ताकत बिखरे नहीं। संघर्ष करो ताकि आपके अधिकार आपको मिल सके। यही सफलता का आधार है, यही आगे बढ़ने का मार्ग है। अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें खुद से वादा करना होगा कि हम हार नहीं मानेंगे, अन्याय के सामने नहीं झुकेंगे और अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हालात कमजोर हैं तो हौसले बुलंद कर लो, क्योंकि इतिहास हालात से नहीं, हौसलों से लिखा जाता है। अगर इरादे अंबेडकर जैसे हो तो किस्मत नहीं, बल्कि पूरी कायनात आपका रास्ता बदल देती है। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। संविधान निर्माता बना। उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उनके महान योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी कलम चली तो हालात बदल गए। उन्होंने संविधान का निर्माण किया तो देश की दिशा बदल गई। आज हम जो अधिकार और समानता की बात करते हैं, वह यूं ही नहीं मिले, वह उनके संघर्ष, धैर्य और विश्वास का अटूट परिणाम है। लेकिन आज सवाल हम सभी से है कि क्या हम उनके विचार पर चल रहे हैं या उनका सिर्फ नाम ले रहे हैं। नाम लेना सरल है, पर उनके मार्ग पर चलना उतना ही कठिन है। जो व्यक्ति वह इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है। उन्होंने हमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। शिक्षित बनो ताकि आपको कोई कमजोर बना न सके। संगठित रहो ताकि आपकी ताकत बिखरे नहीं। संघर्ष करो ताकि आपके अधिकार आपको मिल सके। यही सफलता का आधार है, यही आगे बढ़ने का मार्ग है। अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें खुद से वादा करना होगा कि हम हार नहीं मानेंगे, अन्याय के सामने नहीं झुकेंगे
और अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हालात कमज़ोर हैं तो हौसले बुलंद कर लो, क्योंकि इतिहास हालात से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। अगर इरादे अंबेडकर जैसे हो तो किस्मत नहीं बल्कि पूरी कायनात आपका रास्ता बदल देती है। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वाणी में आत्मविश्वास, विचारों में उड़ान थी। वाणी में आत्मविश्वास, विचारों में उड़ान थी। आपकी प्रस्तुति सचमुच शानदार थी। बहुत बहुत धन्यवाद सनी। इसके पश्चात मैं BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की छात्रा सुहानी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। वो मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। तालियों के साथ आप सभी इनका स्वागत करें। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी एवं परम सम्मानित शिक्षक वर्ग को मेरा सादर प्रणाम। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसे कर्मशील योद्धा जिनकी करुणा ने मानवता का, जिनके विचारों ने इतिहास का, जिनके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का ढांचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल है। आज से 134 वर्ष पूर्व 1891 में सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं में ऐसी नमी नहीं होगी जैसे आज है। पर वह दिन बाबा साहब के जन्म के साथ मानव सभ्यता में एक सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। संविधान के मुख्य वास्तुकार और मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब को अपने व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक भेदभाव व असमानता को सहना पड़ा। उन्होंने अपनी इस व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति के स्वप्न में बदल दिया। आज इस सभा में उपस्थित आधी से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए नारी शक्ति उपस्थित है। यकीन मानिए इस नारी शक्ति को यहाँ लाने में डॉक्टर अम्बेडकर जी का अहम योगदान रहा है। वे कहते हैं मैं किसी समाज की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो वहाँ की महिलाओं ने हासिल की है। उन्होंने कहा था मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। व्यापक अर्थों में डॉक्टर बाबा साहब एक महान नेता, समाज सुधारक तथा परिवर्तन धर्मी थे, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया, जो कि आज भी संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। आज इतिहास के इस मोड़ पर बाबा साहब के योगदान को किसी विशेष जाति या वर्ग से जोड़कर देखना उनके योगदान को सीमित करने जैसा है। बाबा साहब उन सब के हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा, जिन्हें मानवीय करुणा, तार्किकता पर भरोसा, जो प्रत्येक प्रकार की गैर बराबरी को अमानवीय मानते हैं। बाबा साहब कहते हैं बाबा साहब उन सब के हैं जिन्हें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के महामंत्र पर भरोसा है। जय। शब्द थे सरल पर असर था गहरा। आपका हर विचार था बहुत सुनहरा। धन्यवाद सुहानी। अब मैं BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के छात्र किशन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सर्वप्रथम मैं इस पुराने नीलिमा सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय संजय पासवान जी एवं परम आदरणीय प्राचार्य जी एवं परम आदरणीय विशिष्ट अतिथि एवं समस्त शिक्षकगण, मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा स्पीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें जो गलतियाँ हों उसके लिए मैं क्षमा याची हूँ। लड़ते रहे जो वतन की आन के लिए, जो दे गए अपनी जान इस हिंदुस्तान के लिए, आज का यह मंच मैं उसी के नाम करता हूँ और मैं भारत के शहीदों को सलाम करता हूँ। महोदय, भारतीय इतिहास का वो कालखंड जब एक व्यक्ति कहता था कि यह भारत हिंदुओं का है, दूसरा कहता था कि यह भारत मुसलमानों का है, तीसरा कहता था कि यह भारत सिखों का है और चौथा कहता था कि यह भारत ईसाइयों का है। उसी कालखंड से एक आवाज जो भारत की गलियों में गूंजी
और उस आवाज ने उत्तर में बैठे मेरे कश्मीरी भाई, दक्षिण में बैठे अन्ना, पूरब में बैठे पश्चिम में बैठे मेरे मोटा भाई और पूरब में बैठे मेरे आका, सभी को एक सूत्र पर बांधा और एक ही स्वर में कहा कि भारत केवल और केवल भारतीयों का है। और वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि वो आवाज थी 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के राजा और विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति एवं विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं, अपितु एक विचारधारा है जो हमें निरंतर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती है। किंतु विडंबना इस देश की कि आज 14 अप्रैल को हम उनकी जयंती तो मनाते हैं, परंतु बाकी के बचे हुए दिन हम उनके विचारों पर कोई अमल नहीं करते हैं। इस देश में महापुरुषों को मालाएं तो पहनाई जाती हैं, किंतु उनके विचार और आदर्श उन्हीं मालाओं में दबा दी जाती हैं। तब मैं यह सोचता हूं कि जब तक हम भारत के लोग अपनी जाति और धर्म के नाम पर अपनी जाति और धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे की धर्म की अवहेलना करेंगे, जब तक इस देश का युवा अपने धर्म और जाति के नाम पर इस अखंड भारत को खंड खंड करेंगे, तब तक भारत का बाबा साहब का सपना सपना ही रहेगा और विकसित भारत की कल्पनाओं में मात्र सिमट कर मर जाएगी। और मित्रों, ये भारत वो भारत नहीं जिसे अंग्रेज आए, लूटे और निकल गए, बल्कि ये भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, दधीची का दान, राणा प्रताप का मान और पन्ना भाई का बलिदान और सर्वे भवन्तु सुखिनः के महामंत्र से विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति और सभ्यता का संगम है। 1/145 करोड़ भारत मैं हूँ, 1/145 करोड़ भारत ये है, 1/145 करोड़ भारत ये है और 1/145 करोड़ भारत वो अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है। तो चलिए हम सब मिलकर भारत से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और बनाते हैं वैभवशाली, विश्वगुरु, जगत गुरु, आत्मनिर्भर, विकसित भारत। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। वास्तव में भारत किसी धर्म विशेष का नहीं है, भारत हम सभी भारतीयों का है। आपकी जोरदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किशन। जब आप बोले तो सन्नाटा सा छा गया, जब आप बोले तो सन्नाटा सा छा गया, आपका हर एक शब्द दिल में घर बना गया। अब मैं बीए द्वितीय वर्ष के छात्र सतीश को मंच पर आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं इसके साथ मैं आशा करता हूं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मेरे इस स्पीच को शांति से ध्यानपूर्वक सुनेगा, जो बाबा साहेब के सपनों, विचार और आदर्शपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। आज हम यहाँ बाबा साहेब की जयंती को मना रहे हैं, जिन्हें दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज, महामानव, भारतीय संविधान के निर्माता, एक महान समाज सुधारक के रूप में जानती है। बाबा साहेब ने कहा था, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा मकसद उसको अपनी बुद्धि का विकास करना तथा उसकी सोच को बड़ा करना है। आज हम इस कैंपस में उपस्थित हैं, जहां से कल इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट आज निकलेंगे, परंतु ऐसे में सवाल यह है, क्या हम उस
जो हम चाहते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हैं, या सिर्फ हम एक डिग्री ले रहे हैं। बाबा साहेब ने हमें 3 सिद्धांत दिए थे, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। पहला, पढ़ो पर सिर्फ पास होने के लिए। अगर कोई अध्यापक पढ़ाता है तो केवल पाठ्यक्रम न खत्म करे, बच्चों में सोच पैदा करे। अगर कोई छात्र पढ़ता है तो वो केवल पढ़े ना, सवाल भी करे। दूसरा था, गलत को गलत कहो, चाहे सिस्टम हो या फिर आपके सीनियर हो। बाबा साहब हमेशा उस समाज का विरोध करते थे जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता को नहीं मानता था। तीसरा था, समूह में रहो, मतलब वो हमेशा सामूहिक ताकत को विशिष्ट मानते थे। मैं आज आपसे पूछता हूँ, इस कैंपस में हम आते हैं या कॉलेज में आते हैं, किस लिए आते हैं? एक डिग्री के लिए, प्लेसमेंट के लिए नहीं, हम आते हैं इसलिए आते हैं ताकि एक बेहतर इंसान बन सकें, जिससे कि हम अपने समाज, राज्य, देश को एक नई दिशा दे सकें। क्योंकि डिग्रियां बहुत लोग ले जाते हैं, परंतु दुनिया वही बदलते हैं जिनके पास बुद्धि होती है। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो बाबा साहब का सपना था, जहाँ पर काबिलियत की इज्जत हो, सवालों के लिए जगह हो और सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश आपके विचारों के लिए। इंदिरा गांधी जी कहा करती थी, भारत कोई 5 साल 10 साल जीने का देश नहीं है, ये 100 सालों से जीवित है और ये हजारों साल तक जीवित रहेगा। इसी के साथ ही मैं अब MSc AG के छात्र सूरज मौर्य को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आएं और आकर अपने विचार प्रस्तुत करें। सूरज मौर्य। धन्यवाद जी, विशेष रूप से प्रबंधन जी को, जो प्रचार जी हैं, बोलने का मौका दिया गया। क्योंकि हम कॉलेज जो आज एग्जाम हमारा, तो ये हमने नासिर सर से ये कहा कि सर हमें बोलने का मौका 2 मिनट नहीं है, 2-3 मिनट बहुत ही इतना हमारे लिए, जो हमें बोलने के लिए मौका दिया गया। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय परिवार को आज अम्बेडकर जयंती तो नहीं है, 14 अप्रैल के दिन अम्बेडकर जयंती था, हो सकता है किसी कारणवश ना सेलिब्रेशन हो पाया हो। तो आज का दिन ही हम लोगों को ये वैसा फील करना है कि जैसे मानो कि अम्बेडकर जयंती आज ही है इस विद्यालय की। तो सर्वप्रथम हमारी तरफ से और MFPG महाविद्यालय की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको ये पता होता है, जैसे अभी हम लोग जब छुट्टी हुई थी, एग्जाम हुआ हमारा फिनिश, तो कुछ बच्चे लोग ऐसे कहने लगे कि हमें टाइम नहीं है, बस घर जाना जल्दी से। तो मुझे ये कहीं ये लगता है उनको, जो कि सर बता भी रहे हैं कि आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा गया छोटा सा, बस मुश्किल से 10 मिनट ही समय दीजिएगा। तो वो लोगों से ये निकल जाते हैं कि टाइम नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि बताओ कि एक ऐसे शख्स का जन्मदिन आज है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें टाइम नहीं है। बताइए, जिसने अपना पूरा जीवन इस देश को, इस पूरे समाज को दे दिया, आज ऐसे लोग कहते हैं कि हमें उनको सुनने के लिए 10 मिनट टाइम, कितनी गलत बात है। हालांकि चलो ठीक है, हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि आज महाराष्ट्र में है, 14 अप्रैल 1891 में, आज के 135 वर्ष पूर्व। उनका जीवन की अगर हम बात करें, अगर उनके बारे में हम बात करना शुरू करें, तो हो सकता है कि हमारा और जितने भी लोग बैठे हैं सभी का एक जीवन खत्म हो जाएगा उनको याद करते करते, जितना उन्होंने बहुत कुछ दिया इस देश को। तो अम्बेडकर जी एक शब्द हमेशा बोलते थे, एक लाइन बोलते थे, यहाँ से हम बात थोड़ा विस्तार करना चाहेंगे कि शिक्षा वह सेवने का गुरु जो जितना पिएगा वो उतना ज़्यादा गरजेगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसको पढ़ करके हमको इसे खत्म नहीं कर देना है। देखा जाए तो शिक्षा वाकई में सेवनी का वह दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा गरजेगा। शिक्षा के दम पर ही जो गरीब लोग होते हैं,
जिनके पास कुछ नहीं है वो एक राजा बन सकते हैं, इनका कहना था। भाई जिनके पास तो बहुत कुछ है, पैसा है बहुत कुछ, वो लोग तो पढ़ेंगे लिखेंगे भी नहीं, तब भी उनके पास बिजनेस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गरीबों के लिए अगर देखा जाए तो अगर एक मजबूती से हथियार अगर कराए तो वो है शिक्षा। देखा जाए तो इनके पास कई सारी डिग्रियां थी, हालांकि आज हम उस लायक तो नहीं है, ना हो सकता है इनके बराबरी हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास 32 डिग्रियां थी। 32 डिग्रियां लेने के लिए हो सकता है कि हमारा पूरा उम्र खत्म हो जाएगी। वो भी 32 डिग्रियां इन्होंने इस प्रकार हासिल नहीं किया कि ठेके पे हासिल किया है। हम लोग तो एमए करते हैं, बीए करते हैं, जब पेपर आता है, प्रैक्टिकल आता है तो उसमें आ जाते हैं बस, और हो सकता है घर में पढ़ते भी नहीं है। इन्होंने पढ़ करके सारी डिग्रियां हासिल की है। जो डिग्रियां 6 साल 8 साल की हुआ करती थी, ये 2.5-3 साल में पढ़ करके कंप्लीट किए थे। वो भी भारत से नहीं, अमेरिका से, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स एक कॉलेज है लंदन में है, वहाँ से उन्होंने पढ़ करके वो डिग्री हासिल की। अच्छा देखा जाए तो अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी से ये पढ़कर आए थे, वहाँ पर आज भी इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। जिस स्कूल से ये पढ़ के आए थे, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने स्वयं कहा कि बताइए कि इतना अच्छा विद्वान आदमी हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ, भारत में क्यों पैदा हुआ, ऐसा वो बोलते थे। अगर इतना अच्छा विद्वान आदमी हमारे अमेरिका पैदा हुआ था, शायद आज का अमेरिका, जो कि वो हमारे भारत से 3-3.5 साल पहले अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो उन्होंने ये कहा कि आज हमारा अमेरिका कुछ और होता। इनको वो बहुत कुछ करना चाहते थे देश में, लेकिन उनको वाकई में अगर देखा जाए तो करने भी नहीं दिया जाता। हालांकि पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें, राजनीति चलती है अपने देश में, हमको हमारा वो विषय नहीं है, ये स्कूल है। तो देखा जाए तो उनका जीवन ज़्यादा बड़ा नहीं था। 1956 में उनकी डेट होती है, 91 में उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 65 वर्ष। अगर वो हो सकता है अगर 10-20 साल और जिंदा रहते तो हो सकता है कि भारत को बहुत कुछ देखे जाते, वो और कुछ देखे जाते हैं। तो उन्होंने ये भी हमेशा कहते थे कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, वाकई भाई महान होना चाहिए। एक शख्स है शहीद भगत सिंह, उनका सितंबर में जन्मदिन आता है। देखा जाए तो उनका जो एज थी 23 साल, हमारी आज एज 25 साल है, हमसे भी छोटे थे। जितने लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे उनसे भी छोटे थे वो। 23 साल में बताओ ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है लोगों का, 23 साल में उन्होंने वो करके दिखाया जो 100 साल में लोग नहीं कर सकते भगत सिंह ने। तो उनकी वो वाली लाइन मुझे याद आती है कि भगत सिंह के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, भगत सिंह की तरह देखा जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर उनकी हम बात करते रहेंगे तो हो सकता है कि बहुत कम, मतलब हमारे लिए समय कम पड़ जाएगा अगर उनकी हम बात करना शुरू करेंगे तो। अच्छा इनकी हम फोटो भी लगी है, पीछे फोटो है, तो एक तो हाथ में उनका भारत का संविधान है और उनकी उंगलियां ऐसे हैं, तो उसका मतलब ये है कि स्कूल की तरफ जो उनकी एक ये वाली उंगली है आगे की तरफ, स्कूल की तरफ वो दिखा रहे हैं। बताइए कि अगर हम ऐसे स्टेचू को देखेंगे हमेशा, अपने छोटे बच्चों का अगर ऐसा दिखाएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कि बताइए कि हम लोगों को अगर देखा जाए तो हम लोग अपने घरों में फोटो पता नहीं कितनी लगा देते हैं। अगर ऐसे हम महान लोगों को अगर फोटो घर में लगाना शुरू करें तो छोटे बच्चे अगर हमारे घर में होंगे तो हमसे पूछेंगे। हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमारे घर में एक छोटा बच्चा आया था, तो हमारे घर में कुछ भगवान की फोटो लगी थी, कुछ गलती से मैंने आज के 7-8 साल पहले, हालांकि वो चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, एक एक्ट्रेस की फोटो लगी थी। तो उस बच्चे ने पूछा, 5 साल का बच्चा था, कि मामा जी ये फोटो किसकी है, हम इसकी तरह बनेंगे, थोड़ा सा अच्छा था। तो मुझको उस दिन एक चीज़ का ये एहसास हुआ, तो बताइए कि फोटो हम लोग लगाते हैं, बच्चे देख कर उसको फॉलो करते हैं। वो फोटो मैंने उस दिन से हटा दिया अपने कमरे से, और बाबा साहब अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की और भी बहुत सारे महान लोगों को मैंने अपने कमरे में फोटो लगाई, ताकि कोई और बच्चा आए तो ये पूछे ये फोटो किसकी है, ताकि मैं उसके बारे में गर्व से बता सकूं। ये चीजें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा ये कहते थे कि किसी भी समाज को अगर हमको समझना है तो महिलाओं से समझना चाहिए। वो हमेशा ये कहते थे कि पुरुष को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ वो अलग बात है, हमेशा महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। हालांकि दोनों लोग भाई शिक्षा जरूरी है। लोग यहाँ पे हमारा भारत अगर देखा जाए तो देश आजाद के पहले पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, जहाँ पे पुरुषों की ज्यादा भूमिका हुआ करती थी। लेकिन जब से भारत का संविधान बना, पुरुष प्रधान देश नहीं, ये सबके हित के लिए देश है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हो तो हो सकता है कि केवल वो शिक्षित होता है, अगर आप एक महिला को पढ़ाते हो तो
एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है, पूरा एक परिवार शिक्षित होता है, पूरा एक समाज शिक्षित होता है। ऐसे सोचो कि बाबा साहब की माँ बैठे। तो हालांकि इनको पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। स्टार्टिंग में जब ये पढ़ना चाहते थे तो इनको पढ़ने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा था। तो एक दिन ये जब स्कूल से आए पढ़ लिख करके, हालांकि बड़ी चैलेंज वाली बात थी इनके लिए पढ़ना, ऐसे समाज से आते थे। जब वो लौट के आए घर तो रोते हुए आए कि मम्मी जी हमें हमारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता है स्कूल में। मम्मी जी ने समझाया कि बेटा जो भी हो जैसे भी हो इग्नोर करो सभी को, फालतू चीजें आपके रास्ते में मिलेंगी उनको इग्नोर करो। एक छोटे बच्चे को उनकी मम्मी जी समझा रही थी कि बेटा पहली बात तो आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन अब जब मिला है तो उसको सही से संजो के रखिए और पढ़िए। तो उस बच्चे ने पूछा कि मम्मी जी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, ये किस किताब में लिखा है? तो मम्मी जी ने कहा कि पता नहीं बेटा, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा देश में बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पढ़ लिख करके अगर हमको ऐसा मौका मिला तो पढ़ने लिखने का अधिकार तो नहीं दिया गया, लेकिन हम एक ऐसा कानून बनाएंगे, हम एक ऐसी किताब लिखेंगे, जरूर लिखेंगे जिसमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, दुनिया के जितने भी अधिकार हैं, शिक्षा से लेकर के धर्म से लेकर के सारे अधिकार उस किताबों में लिखे होगा। वो आज देखा जाता है भारत का संविधान 18 वर्ष जब लोग होते हैं तो वोट देने का अधिकार भी देता है। एक वोट से ये पता लगती है कि हम लोग सच में बराबरी का हम लोग सच में बराबर हैं, 1 करोड़पति के बराबर है। भाई अगर कोई बहुत व्यक्ति बड़ा है, उसके पास अरब रुपए हैं, अगर वो वोट देने के लिए जाता है तो वो भी ईवीएम पे एक बटन दबा के आएगा, और अगर जो जूता साफ करता है सड़क के किनारे वो भी अगर वोट देने जाएगा तो वो भी एक बटन दबा के आएगा। यहाँ पे ये संविधान फील करवाता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबके लिए बराबरी का ध्यान देता है। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। संग उछाला था कि मौजों का तमाशा देखूं, संग उछाला था कि मौजों का तमाशा देखूं, क्या खबर थी कि समंदर ही उछल जाएगा। आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी।